हाल ही में राजस्थान के नए महाधिवक्ता कौन बन गए हैं? राजेंद्र प्रसाद, BL पुरोहित, प्रमोद शर्मा या उत्कल रंजन साहू? हाल ही में राजस्थान के नए महाधिवक्ता बने हैं राजेंद्र प्रसाद। वरिष्ठ अधिवक्ता राजेंद्र प्रसाद को राजस्थान का नया महाधिवक्ता नियुक्त किया गया है। राज्यपाल कलराज मिश्र ने प्रसाद की नियुक्ति के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। राजस्थान के महाधिवक्ता के बारे में। राजस्थान का महाधिवक्ता कार्यालय राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के अनुसार राज्य के गठन पर अस्तित्व में आया जब राजस्थान उच्च न्यायालय की स्थापना हुई। नए राजस्थान राज्य के गठन पर स्वर्गीय श्री GC कासलीवाल राजस्थान राज्य के पहले महाधिवक्ता बने। हाल ही में भारतीय सेना की पहली महिला सूबेदार कौन बनी हैं? चेतना शर्मा, प्रीति रजक, सुगंधा जोशी या अश्विनी भार्गव? प्रीति रजक। नर्मदापुरम जिले के इटारसी तहसील के रहने वाले प्रीति रजक ने एक इतिहास रच दिया है। प्रीति रजक को इंडियन आर्मी की ओर से प्रमोशन मिला है। प्रीति को भारतीय सेना में सूबेदार बना दिया गया है। हाल ही में लता मंगेशकर पुरस्कार किसे मिला? अमिताभ बच्चन, अलका याग्निक, आशा भोसले या सोनू निगम को? हाल ही में लता मंगेशकर पुरस्कार मिला है अमिताभ बच्चन को। यह पुरस्कार राष्ट्र और समाज के लोगों के लिए पथ प्रदर्शक और अनुकरणीय योगदान देने वाले व्यक्ति को दिया जाता है। 2022 में यह सम्मान सबसे पहले नरेंद्र मोदी को मिला था। इस अवार्ड सेरेमनी में AR रहमान को मास्टर दीनानाथ अवार्ड और रणदीप हुड्डा का विशेष पुरस्कार से नवाजा गया। निम्न में से कौन सा नृत्य राजस्थान के कालबेलिया का नहीं है? शंकरिया, चरी, पणिहारी, इंडोणी? चरी नृत्य कालबेलिया का नहीं है। शंकरिया, पणिहारी, इंडोणी कालबेलिया के नृत्य हैं। चरी नृत्य गुर्जर जाति की महिलाओं द्वारा किया जाता है। निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? सूर्यमल मिश्रण, वंशादेय, पद्मनाभ कानड़देव प्रबंध, कर्णिदान, सूरज प्रकाश मंडन, राजवल्लभ? कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? सूर्यमल मिश्रण, वंशोदेय। सूर्यमल मिश्रण की रचना वंश भास्कर है। वंश भास्कर को पूरा सूर्यमल मिश्रण के दत्तक पुत्र मुरारी दान ने किया था। सोरसेन नामक स्थान प्रसिद्ध है। गोडावण पक्षी की शरण स्थली के लिए, सर्प अभयारण्य के लिए, पानी की खेती के लिए या पावर प्रोजेक्ट के लिए? सोरसेन नामक स्थान प्रसिद्ध है गोडावण पक्षी की शरण स्थली के लिए। हाल ही में मई 2024 में राष्ट्रीय मरी उद्यान में की गई गणना के अनुसार कुल 64 गोडावण हैं। राजस्थान के राज्य पक्षी के संरक्षण के लिए जस्टिस DY चंद्रचूड़ की अध्यक्षता में कमेटी बनाई गई है। राजस्थान का राज्य खेल है बास्केटबॉल, फुटबॉल, कबड्डी या खो-खो? राजस्थान का राज्य खेल है बास्केटबॉल। 1948 में राजस्थान का राज्य खेल बास्केटबॉल बना। राजस्थान के राजकीय वृक्ष का वैज्ञानिक नाम कौन सा है? टोकोमेला इंडुलेटा, प्रोसोपिस सिनेरेरिया, सीवक गुआजावा या ओराइवा सटाइवा? राजस्थान के राजकीय वृक्ष का वैज्ञानिक नाम है प्रोसोपिस सिनेरेरिया। राजस्थान के राजकीय वृक्ष खेजड़ी को 1983 में राज्य वृक्ष का दर्जा मिला। कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ है काला पत्थर, जुता हुआ खेत, काली चूड़ियाँ या उपयुक्त सभी? कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ है काली चूड़ियाँ। कालीबंगा सभ्यता हनुमानगढ़ जिले में घग्गर नदी किनारे
जिसकी खोज अमलानंद घोष ने की थी। निम्न में से कौन सा स्थल उत्खनन खर्ता सुमेलित नहीं है? बैराट दयाराम साहनी, आहड़ आरसी अग्रवाल, कालीबंगा अमलानंद घोष, बागोर वीएन मिश्रा। कालीबंगा ए घोष। कालीबंगा सभ्यता की खोज की थी अमलानंद घोष ने, जबकि उत्खनन कार्य बी लाल व बी थापर ने किया था। किस शिलालेख में चौहानों को वत्सग्रोत ब्राह्मण कहा गया है? चिरवा शिलालेख, श्रृंग ऋषि का शिलालेख, बिजोलिया शिलालेख या अपराजित का शिलालेख? बिजोलिया शिलालेख। बिजोलिया शिलालेख भीलवाड़ा, जिसमें चौहानों की वंशावली का वर्णन है। वह दुर्ग जिसके चारों ओर खाई होती है वह दुर्ग कहलाता है? एरण, पारिक, पारिधी या धानवन? वह दुर्ग जिसके चारों ओर खाई होती है वह पारिक दुर्ग कहलाता है। पारिक दुर्ग। और वह दुर्ग जो मरुस्थल में बना हो वह धानवन दुर्ग कहलाता है। मंदिरों और जिलों के निम्नलिखित जोड़ों में कौन सा जोड़ा सही ढंग से मेल नहीं खाता है? तुलजा भवानी मंदिर चित्तौड़गढ़, तनोट माता मंदिर जैसलमेर, उषा मंदिर बयाना, जगत शिरोमणि मंदिर टोंक। जगत शिरोमणि मंदिर जयपुर में है। जयपुर के आमेर दुर्ग में है जगत शिरोमणि मंदिर। मुंशी देवी प्रसाद ने किसे राजस्थान का अबुल फजल की संज्ञा दी है? मुणोत नैणसी को, सूर्यमल मिश्रण को, कन्हैयालाल सेठिया को या विजयदान देथा को? मुंशी देवी प्रसाद ने मुणोत नैणसी को राजस्थान का अबुल फजल की संज्ञा दी है। हम्मीर रासो एवं हम्मीर महाकाव्य के रचनाकार हैं? सारंगदेव, जोधराज, सारंगधर, नयनचंद सूरी, मुरारीदान या गिरधर औसिया? हम्मीर रासो एवं हम्मीर महाकाव्य के रचनाकार हैं जोधराज, सारंगधर, नयनचंद्र सूरी। मणिकौल की फिल्म दुहिदा किसकी कृति पर आधारित है? विजयदान देता, विजय सिंह पथिक, माणिक्यलाल वर्मा या शिवचंद भरतिया? विजयदान देता। विजयदान देता की कृतियां हैं बाथारी फुलवारी। विजयदान देता। ताम्रयुगीन प्रसिद्ध गणेश्वर सभ्यता, जिसे ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी कहा जाता है, किस नदी किनारे विकसित हुई? घग्गर, पार्वती, काली सिंध, कांतली? कांतली नदी के किनारे। कांतली नदी खंडेला सीकर की पहाड़ियों से निकलकर नीमका थाना व झुंझुनू में बहती हुई चूरू जिले की सीमा पर नौरंगपुरा गांव के निकट जाकर विलुप्त हो जाती है। इसका बहाव क्षेत्र तोरावाटी कहलाता है। राजस्थान की सबसे बड़ी प्रशस्ति कौन सी है? कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति, राज प्रशस्ति, उपरोक्त दोनों या कोई नहीं? राज प्रशस्ति। राजस्थान की सबसे बड़ी प्रशस्ति है राज प्रशस्ति। राज प्रशस्ति राजसमंद झील के पास स्थित है, जिसके रचयिता रणछोड़ भट्ट तेलंग हैं। राजस्थान का अंतर्राष्ट्रीय सीमा के सर्वाधिक दूर शहर एवं जिला मुख्यालय कौन सा है? श्रीगंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर या बाड़मेर? बीकानेर। पाकिस्तान सीमा पर स्थित जिलों में सीमा से सबसे दूर स्थित शहर बीकानेर है तथा सबसे नज़दीक शहर व जिला मुख्यालय अनूपगढ़ है। ताल छापर अभयारण्य प्रसिद्ध है जंगली मुर्गों के लिए, भेड़ियों के प्रजनन के लिए, कृष्णमृग व कुरंजा के लिए या उपरोक्त सभी? कृष्ण मृग व कुरंजा के लिए ताल छापर अभयारण्य प्रसिद्ध है। ताल छापर अभयारण्य चूरू में स्थित है। कर्नल जेम्स टोड ने किस युद्ध को मेवाड़ की थर्मोपल्ली कहा है? हल्दी घाटी युद्ध को, दिवेर युद्ध को, खातौली युद्ध को या इनमें से कोई नहीं? हल्दी घाटी युद्ध को।
दिवेर के युद्ध को मेवाड़ का मैराथन कहा है। केसरबाग अभयारण्य किस जिले में है? चित्तौड़गढ़, बूंदी, जयपुर, धौलपुर में। लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया किसकी पुस्तक है? कवि कुशल लाभ, सूर्यमल मिश्रण, जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन, जेम्स टॉड। लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया पुस्तक है जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन की। राजस्थानी भाषा के लिए राजस्थानी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने किया। रामरन जाट के लेखक हैं कृपाराम, बांकीदास, चंडीदान, सूर्यमल मिश्रण। सूर्यमल मिश्रण। रामरन जाट के लेखक हैं सूर्यमल मिश्रण। सूर्यमल मिश्रण की रचनाएं हैं वंश भास्कर, वीर सतसई, छंदमयूख, बलवंत विलास, धातु रूपावली, रामरन जाट। ब्लू पोट्री संबंधित है जयपुर से, कोटा से, जोधपुर से या किशनगढ़ से? जयपुर से। ब्लू पोट्री जयपुर से संबंधित है। कृपाल सिंह शेखावत ब्लू पोट्री के जादूगर थे। उन्होंने 25 रंगों का प्रयोग कर नई शैली बनाई जिसे कृपाल शैली कहते हैं। इसके लिए उन्हें 1974 में पद्मश्री एवं 1980 में कलाविद की उपाधि दी गई। 84 खंभों की छतरी है 12 में, बूंदी में, कोटा में या अलवर में? 84 खंभों की छतरी बूंदी में है। रानी जी की बावड़ी भी बूंदी में है। जीर्ण माता का मेला राजस्थान के किस जिले में वर्ष में 2 बार आयोजित होता है? जयपुर में, अलवर में, उदयपुर में या सीकर में? सीकर में। जीर्ण माता का मेला राजस्थान के सीकर जिले में वर्ष में 2 बार आयोजित होता है। जीर्ण माता, शाकंभरी माता और करणी माता के मेले वर्ष में 2 बार चैत्र व आश्विन नवरात्रा में लगते हैं। सीताबाड़ी का प्रसिद्ध मेला किस जिले में लगता है? कोटा, बाड़मेर, बारां, चित्तौड़गढ़। 12 में। सहरिया जनजाति का कुंभ सीताबाड़ी मेला 12 में लगता है। कामाडीग भरतपुर में भोजन थाली मेला आयोजित किया जाता है भाद्रपद शुक्ल पंचमी को, भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को, भाद्रपद शुक्ल अष्टमी को या भाद्रपद शुक्ल प्रतिपदा को। कामाडीग पूर्व में भरतपुर में भोजन थाली मेला आयोजित किया जाता है भाद्रपद शुक्ल पंचमी को। ब्रज महोत्सव भी भरतपुर में आयोजित होता है। जलजूलनी एकादशी का मेला चित्तौड़ में भरता है या बूंदी में या जयपुर में या धौलपुर में? जलजूलनी एकादशी का मेला चित्तौड़ में भरता है। जलजूलनी एकादशी भाद्रपद शुक्ल एकादशी को मनाई जाती है। राजस्थान की भाषा के लिए राजस्थानी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? कवि कुशल लाभ, सूर्यमल मिश्रण, जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन या जेम्स टॉड? जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने। राजस्थान के लिए सर्वप्रथम राजस्थान शब्द का प्रयोग कर्नल टॉड ने किया था। राजियारा सोरठा नामक ग्रंथ के रचयिता हैं कृपाराम, ओझा, चंडीदान या टॉड? राजियारा सोरठा नामक ग्रंथ के रचयिता हैं कृपाराम। बनी ठनी पेंटिंग किस चित्र शैली से संबंधित है? जयपुर, कोटा, जोधपुर या किशनगढ़? बनी ठनी पेंटिंग किस चित्र शैली से संबंधित है? किशनगढ़ शैली से। बनी ठनी के चित्रकार निहाल चंद द्वारा बनाई गई है। बस्सी की काष्ठ कला किस जिले से संबंधित है? उदयपुर, चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर या बांसवाड़ा? बस्सी की काष्ठ कला किस जिले से संबंधित है? चित्तौड़गढ़ से। काष्ठ कला एक हस्तकला है जो भारतीय राज्य राजस्थान में प्रसिद्ध है। काष्ठ को आम भाषा में लकड़ी कहा जाता है। इस कला में लोग लकड़ी पर विभिन्न प्रकार के कलाकारी वस्तुएं बनाते हैं। बस्सी चित्तौड़गढ़ जिले का बस्सी कस्बा जो प्राचीन समय से काष्ठ कला के लिए प्रसिद्ध रहा है। राव कृष्ण सिंह ने किसानों पर चौरी कर टैक्स लगाया। चौरी कर की प्रकृति थी आयात कर, निर्यात कर, कृषि उत्पादन कर या पुत्री के विवाह पर कर।
पुत्री के विवाह पर कर। गौरी लोक नृत्य मूलतः संबंधित है गरासियों से, कालबेलियों से, कंजरों से या भीलों से। गौरी लोक नृत्य संबंधित है भीलों से। भीलों के नृत्य हैं गैर, गौरी, राय आदि। कच्ची घोड़ी नृत्य करते हैं केवल पुरुष, केवल महिलाएं, पुरुष महिलाएं साथ या केवल घोड़े। कच्ची घोड़ी नृत्य करते हैं कच्ची घोड़ी नृत्य करते हैं केवल पुरुष। चंग, ढप, कच्ची घोड़ी, गीदड़, शेखावटी के लोक नृत्य हैं। नसीराबाद छावनी में सैनिक विद्रोह कब हुआ था? 30 अप्रैल 1857, 28 मई 1857, 9 मई 1857 या 15 मई 1857। नसीराबाद छावनी में विद्रोह कब हुआ था? 28 मई 1857 को। नानी देखे एब, नसीराबाद, नीमच, देवली, खेरवाड़ा, एरनपुरा, ब्यावर ये 6 सैनिक छावनियाँ थीं। गोविंदगिरी के नेतृत्व में चल रहे भील आंदोलन को दबाने के लिए मानगढ़ का जनसंहार किस वर्ष में हुआ था? 1908, 1913, 1910 या 1917। गोविंदगिरी के नेतृत्व में चल रहे भील आंदोलन को दबाने के लिए मानगढ़ जनसंहार किस वर्ष में हुआ था? 1913 में। गोविंदगिरी ने सिरोही में संप सभा की स्थापना 1883 में की थी। हाल ही में चर्चा में रही भावना जाट का संबंध किस खेल से है? बैडमिंटन, कबड्डी, पैदल चाल या हैमर थ्रो। पैदल चाल से। विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में राजसमंद की खिलाड़ी भावना जाट को नाडा न रहने के स्थान संबंधी नियमों को पूरा करने में असफलता के कारण अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया। अब भावना जाट विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भाग नहीं ले सकेंगी। निम्न में से ई श्रम पोर्टल का उद्देश्य है असंगठित कामगारों का एक राष्ट्रीय डाटाबेस बनाना, कामगारों को ऑनलाइन भुगतान करना, संगठित कामगारों का एक राष्ट्रीय डेटाबेस बनाना, कामगारों को शिक्षित करना। ई श्रम पोर्टल का क्या उद्देश्य है? असंगठित कामगारों का एक राष्ट्रीय डेटाबेस बनाना। राजस्थान राज्य कर्मचारी चयन बोर्ड के नए अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं मेजर जनरल आलोक राज, सुधांशु पंत, हरिमोहन शर्मा, उमेश मिश्रा। मेजर जनरल आलोक राज। देश का पहला 100% विद्युतीकरण रेलवे नेटवर्क वाला राज्य कौन बन गया है? हरियाणा, राजस्थान, कर्नाटक या उत्तर प्रदेश। हरियाणा। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2024 में भारत का स्थान है 7वां, 5वां, 8वां या 10वां। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2024 में भारत का स्थान 7वां है। किस स्थल से शासक मेनेंडर के 16 सिक्के प्राप्त हुए? बैराठ, नगरी, रेड या नगरी। मेनेंडर शासक मेनेंडर के 16 सिक्के प्राप्त हुए हैं बैराठ सभ्यता से। पुलत्ज़र पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? शिक्षा के क्षेत्र में, समाज सेवा के क्षेत्र में, पत्रकारिता के क्षेत्र में, जल कल्याण के क्षेत्र में। पत्रकारिता के क्षेत्र में। जातिगत आर्थिक सर्वेक्षण जारी करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? बिहार, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश। बिहार। 20 से 22 जनवरी को 9वां बर्ड फेस्टिवल का आयोजन किस जिले में किया गया? बीकानेर, अलवर, उदयपुर, कोटा। उदयपुर। हाल ही में नाटो का 31वां सदस्य देश कौन सा बना है? भारत, रूस, ईरान, फिनलैंड। फिनलैंड। राजस्थान बीज उत्पादन व वितरण मिशन किस पोर्टल के माध्यम से चलाया जा रहा है? राज्य सहकार पोर्टल, राजस्थान किसान साथी पोर्टल, मिनी कीट बीज पोर्टल, सेक्टर पोर्टल।
राजस्थान किसान सारथी पोर्टल। कौन सा दुर्ग गंभीरी व बेड़च नदियों के संगम पर है? कुंभलगढ़ दुर्ग, चित्तौड़गढ़ दुर्ग, जैसलमेर दुर्ग या गागरोन दुर्ग? चित्तौड़गढ़ दुर्ग। चित्तौड़गढ़ दुर्ग जौहर के लिए प्रसिद्ध है। कुमारपाल प्रबंध के अनुसार चित्तौड़गढ़ दुर्ग का निर्माण मौर्य राजा चित्रांग द्वारा करवाया गया। चित्तौड़गढ़ किले के प्रमुख मंदिर हैं मोकल जी का मंदिर, कुंभश्याम मंदिर, श्रृंगार चौरी मंदिर, सतवीस देवरी, बाण माता, वीरवड़ी माता आदि। तिस्ता तथा दिहांग नदी के बीच हिमालय जाना जाता है। पंजाब हिमालय, कुमाऊं हिमालय, असम हिमालय या नेपाल हिमालय? तिस्ता तथा दिहांग नदी के बीच का हिमालय है असम हिमालय। असम हिमालय तिस्ता एवं दिहांग नदियों के मध्य कुल 775 किलोमीटर में फैला हुआ है। भारत में दूसरा सर्वोच्च शिखर कौन सा है जो पूर्ण रूप से देश में स्थित है? नंदा देवी, कंचनजंगा, कामेत या केटू? नंदा देवी। नंदा देवी पर्वत भारत की दूसरी ऊंची चोटी है। इससे ऊंची व देश की सर्वोच्च चोटी कंचनजंगा है। नंदा देवी शिखर हिमालय पर्वत श्रृंखला में भारत के उत्तरांचल राज्य में पूर्व में गौरी गंगा तथा पश्चिम में ऋषि गंगा घाटियों के बीच स्थित है। गारो पहाड़ियाँ भारत के किस भाग में स्थित है? उत्तर, उत्तर पूर्व, दक्षिण या दक्षिण पश्चिम? गारो पहाड़ियाँ भारत के उत्तर पूर्व भाग में स्थित है। तोरा बोरा की पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है? नेपाल, भूटान, अफगानिस्तान, म्यांमार? अफगानिस्तान में। तोरा बोरा की पहाड़ियाँ अफगानिस्तान में है। भारत में सबसे प्राचीन श्रृंखला है अरावली, विंध्य, सतपुड़ा या हिमालय? भारत में सबसे प्राचीन श्रृंखला है अरावली। पश्चिमी घाट के आर पार सबसे चौड़ा विदर है? भोर घाट, पाल घाट, ताल घाट या खंडवा विदर? पश्चिमी घाट के आर पार सबसे चौड़ा विदर है पाल घाट। पालघाट दर्रा कोयम्बटूर एवं कोचीन के बीच का मार्ग है। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरन आइलैंड कहाँ स्थित है? निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप, अंडमान द्वीप समूह या मिनिकॉय? भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरन आइलैंड कहाँ स्थित है? अंडमान द्वीप समूह में। अंडमान के पूर्वी भाग में भारत का सुसुप्त ज्वालामुखी भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरन द्वीप है जो मध्य अंडमान में है। अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में मैंग्रोव वन, सदारपणी वन एवं पर्णपाती वनों का संयोजन पाया जाता है। पारादीप बंदरगाह कहाँ स्थित है? केरल, उड़ीसा, कर्नाटक या गुजरात? उड़ीसा में। तमिलनाडु व आंध्र प्रदेश में तट का नाम है पंडित दीनदयाल, तालावार, मालाबार तट, कोंकण तट या कोरोमंडल तट? तमिलनाडु व आंध्र प्रदेश में तट का नाम है कोरोमंडल तट। मानसून शब्द किस भाषा के शब्द से बना है? फारसी, अरबी, जर्मन, अंग्रेजी? अरबी। राजस्थान के कौन से भाग में स्टेपी जलवायु पाई जाती है? अरावली के पूर्व में हाड़ौती एवं भोराट पठारों के बीच, अरावली एवं पश्चिमी शुष्क पेटी के बीच या दक्षिणी राजस्थान में? स्टेपी जलवायु पाई जाती है अरावली एवं पश्चिमी शुष्क पेटी के बीच। ग्रीष्म तथा शीत दोनों ही ऋतु में भारी बारिश किस राज्य की विशिष्टता है? तमिलनाडु, बिहार, त्रिपुरा या अरुणाचल प्रदेश? तमिलनाडु में। पश्चिमी बंगाल में नॉर्वेस्टर कहलाते हैं चेरी ब्लॉसम, काल बैसाखी, मैंगो शावर, आम्र वर्षा या लू? पश्चिमी बंगाल में नॉर्वेस्टर कहलाते हैं काल बैसाखी। ग्रीष्म ऋतु के उच्च तापमान के कारण उत्तरी भारत में निम्न वायुदाब विकसित हो जाता है। यह न्यून वायुदाब चारों तरफ से पवनों को आकर्षित करता है, अतः इस ऋतु में धूल भरी गर्म और शुष्क हवाएं चलती है जिन्हें लू कहते हैं। राजस्थान, हरियाणा, पंजाब में इन धूल भरी आंधियों का सर्वाधिक प्रभाव रहता है। इन आंधियों से कई बार स्थानीय वर्षा होती है। तटीय क्षेत्रों में तथा दक्षिण भारत में भी पवनों का क्रम जल से स्थल की ओर होने लगता है, अतः दक्षिण भारत में इस ऋतु में थोड़ी वर्षा होती है। इसे दक्षिण भारत में आम्र वर्षा व बंगाल में इसे काल बैसाखी के नाम से जाना जाता है। भारत में
किस स्थान पर एक वर्ष में अधिकतम वर्षा होती है? देहरादून, कोलकाता, मासिनराम या मेघालय? मासिनराम। भारत का सबसे अधिकतम वर्षा मासिनराम मेघालय में होती है। मासिनराम में सबसे अधिक वर्षा होने का मुख्य कारण यहाँ की भौगोलिक बनावट है। यहाँ पर गारो, खासी तथा जयंतिया की पहाड़ियाँ स्थित है। इन पहाड़ियों की आकृति कीप के जैसी है, जिसके कारण मानसून पवनें इनके बीच में फंस के ऊपर की तरफ उठने के लिए मजबूर हो जाती है। इसकी अवधि जून प्रथम सप्ताह से दक्षिणी पश्चिम मानसून सबसे पहले पहुंचता है तमिलनाडु में, उड़ीसा में, केरल तट में या गुजरात में? केरल तट में। दक्षिण पश्चिमी मानसून सबसे पहले केरल तट में पहुंचता है। इसकी अवधि जून प्रथम सप्ताह से मध्य सितंबर तक रहती है। इससे भारत में 75% से भी अधिक वर्षा होती है। इस ऋतु में पवनें जल से स्थल की ओर चलती हैं। भूमध्य रेखा से दक्षिण में चलने वाली व्यापारिक पवनें उत्तर पश्चिम भारत में विकसित न्यून दाब की ओर आकर्षित होकर भूमध्य रेखा को पार करती हैं। भूमध्य रेखा को पार करने पर फेरल नियमानुसार ये पवनें दिशा बदलकर अपने दाहिनी ओर मुड़ जाती हैं तथा इनकी दिशा दक्षिण पश्चिमी हो जाती है। इसलिए इन्हें दक्षिणी पश्चिमी मानसून के नाम से जाना जाता है। भारत में उत्तर पूर्वी मानसून किन महीनों के बीच में आता है? नवंबर से जनवरी, अक्टूबर से दिसंबर, अगस्त से नवंबर या दिसंबर से फरवरी? अक्टूबर से दिसंबर के बीच में उत्तर पूर्वी मानसून भारत में प्रवेश करता है। शीत ऋतु। भारत में उत्तर पूर्वी मानसून से शीत ऋतु दिसंबर जनवरी में वर्षा होती है। सर्दियों में तापमान काफ़ी कम हो जाता है। इससे स्थल पर उच्च वायुदाब विकसित होता है। पवनें हमेशा उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर चलती हैं। ये पवनें भारत में उत्तर पश्चिमी दिशा में गंगा के मैदान की ओर चलती हैं। मैदानी भाग को पार करने के बाद ये पवनें उत्तर पूर्वी दिशा से चलने लगती हैं। इन पवनों को उत्तर पूर्वी मानसून के नाम से जाना जाता है। इसे शीतकालीन मानसून भी कहते हैं। स्थल से जल की ओर चलने के कारण इस ऋतु में पवनें अधिकांशतः शुष्क होती हैं, अतः इन पवनों से भारत में बहुत कम वर्षा होती है। इस ऋतु में भूमध्य सागर से आने वाले चक्रवातों से थोड़ी वर्षा जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब व राजस्थान में होती है। इसे पश्चिमी विक्षोभ कहते हैं तथा राजस्थान में इसे मावट कहते हैं। यमुना नदी का उद्गम स्थान है चौखंबा, बंदरपूंछ, नंदा देवी या नीलकंठ? यमुना नदी का उद्गम स्थान है बंदरपूंछ। यमुना नदी यमुनोत्री हिमनद के बंदरपूंछ चोटी के पास उद्गमित हुई है। विश्व का सबसे बड़ा नदीय द्वीप माजुली किस नदी में अवस्थित है? सिंधु, अमेजन, गोदावरी, ब्रह्मपुत्र? विश्व का सबसे बड़ा नदीय द्वीप माजुली किस नदी में अवस्थित है? सिंधु, अमेजन, गोदावरी या ब्रह्मपुत्र? ब्रह्मपुत्र पर। ब्रह्मपुत्र नदी में असम में दुनिया का सबसे बड़ा नदीय द्वीप माजुली द्वीप स्थित है। ब्रह्मपुत्र नदी को अरुणाचल प्रदेश में दिहांग नदी के नाम से जाना जाता है। राजस्थान के पहले लोकायुक्त कौन थे? वी.एस. दुबे, डी.पी. गुप्ता, एम.एल. जोशी या आई.डी. दुआ? राजस्थान के पहले लोकायुक्त आई.डी. दुआ थे। राजस्थान में लोकायुक्त अधिनियम 1973 के अनुसार 28 अगस्त 1973 को श्री आई.डी. दुआ को राजस्थान के प्रथम लोकायुक्त की शपथ दिलाई गई थी। कामड़िया पंथ स्थापना किसने की? कामड़िया पंथ की स्थापना किसने की थी? रामदेव जी ने, कल्ला जी ने, पाबू जी ने या गोगा जी ने? रामदेव जी ने। कांवड़ जाति की महिलाएं शरीर पर 13 प्रकार के मंजीरे बांधकर नृत्य करती हैं, जिन्हें 13 ताली नृत्य कहते हैं। पर्यटकों को घर से दूर घर की अनुभूति कराने हेतु राजस्थान पर्यटन विभाग द्वारा प्रारंभ की गई योजना है हेरिटेज होटल योजना, पर्यटन सर्किट योजना, पेइंग गेस्ट योजना, पधारो नी मारे देश योजना। पेइंग गेस्ट योजना। राजस्थान पर्यटन विभाग द्वारा 27 सितंबर 1991 को पर्यटकों को राज्य की सांस्कृतिक जीवन शैली,
खान पान व आतिथ्य परंपरा से परिचित कराने, सांस्कृतिक आदान प्रदान व अंतर्राष्ट्रीय सद्भाव को बढ़ाने तथा पर्यटकों की आवास समस्या के समाधान तथा उन्हें घर से दूर घर की अनुभूति कराने के लिए पेइंग गेस्ट योजना की शुरुआत की गई थी। साबी नदी के तट पर प्राचीन राजस्थान की सभ्यता का कौन सा स्थल बसा हुआ था? गिलुंड, जोधपुरा नगरी या बरौर? जोधपुरा। इसका विकास साबी नदी के तट पर हुआ, जो ताम्रयुगीन सभ्यता थी। आर.सी. अग्रवाल व विजय कुमार द्वारा 1972 से 75 में यहाँ उत्खनन किया गया। इस सभ्यता का कालखंड 2500 ईसा पूर्व से 2000 ईस्वी के मध्य माना जाता है। राजस्थान में बोलियों का वैज्ञानिक अध्ययन करने वाला पहला विद्वान था। कर्नल जेम्स टोड, कविराज श्यामल दास, गौरीशंकर हीराचंद ओझा, जी.ए. गिरियसन। राजस्थानी भाषा का स्वतंत्र रूप में विश्लेषण 1907 से 8 में जॉर्ज अब्राहम गिरियसन ने अपनी पुस्तक लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया में किया। पाल किसे कहते हैं? भीलों की बस्ती को, मीणाओं की बस्ती को, शहरियों की बस्ती को, जनजातियों द्वारा की जाने वाली खेती। पाल कहते हैं भीलों की बस्ती को। भील जनजाति राज्य के सबसे प्राचीन व दूसरी प्रमुख जनजाति है। इनकी वैवाहिक देवी भराड़ी, पथरक्षक देवी पथवारी, घर कू, मुखिया को गमेती, बस्ती को पाल, रणघोष में फायरे कहते हैं। सामान्य विज्ञान। रसायन शास्त्र में वह कौन सी वस्तु है जिसे छोटे सरल रासायनिक वस्तुओं में विभाजित नहीं किया जा सकता तथा वह एक प्रकार के अणु कणों से बनी होती है? कंपाउंड, तत्व, गैस या मिश्रण? तत्व समान प्रकार समान परमाणु क्रमांक के तत्व परमाणुओं से बने हुए शुद्ध पदार्थ को तत्व कहते हैं, जैसे हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, सोडियम, कॉपर, पारा आदि तत्व हैं। आज तक हमें 118 तत्वों की जानकारी है। इनमें से 94 तत्व प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं। लगभग कितने प्रकार के रासायनिक तत्व पृथ्वी पर पाए जाते हैं? 300, 250, 200 या 100? लगभग 100 प्रकार के। ब्रह्मांड में सबसे प्रचुर तत्व है ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड या सिलिकॉन? हाइड्रोजन। ब्रह्मांड में सबसे प्रचुर तत्व हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन एक रासायनिक तत्व है। यह आवर्त सारणी का सबसे पहला तत्व है जो सबसे हल्का भी है। ब्रह्मांड में पृथ्वी पर नहीं, यह सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तारों तथा सूर्य का अधिकांश द्रव्यमान हाइड्रोजन से बना है। निम्नलिखित में से किसमें हाइड्रोजन मुक्त अवस्था में पाया जाता है? प्राकृतिक गैस, पेट्रोलियम, पानी या सूर्य? सूर्य में हाइड्रोजन मुक्त अवस्था में पाया जाता है। वातावरण में सबसे अधिक मात्रा में मौजूद तत्व है नाइट्रोजन, सिलिकॉन, हाइड्रोजन या एल्यूमिनियम? नाइट्रोजन। वातावरण में सबसे अधिक मात्रा में मौजूद तत्व नाइट्रोजन है। वायुमंडलीय हवा का सर्वाधिक घटक नाइट्रोजन है। वे दो गैस जो सम्मिलित रूप से पृथ्वी के वायुमंडल का लगभग 99% बनाती है, कौन कौन सी है? नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ओजोन, ऑक्सीजन? नाइट्रोजन और ऑक्सीजन है। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड गैस का प्रतिशत है 0.03%। सर्वप्रथम मानव ने निम्नलिखित धातु का उपयोग किया? सोना, चांदी, तांबा या लोहा? सर्वप्रथम मानव ने कौन सी धातु का उपयोग किया? तांबा का। कौन सी धातु मुक्त अवस्था में पाई जाती है? तांबा, लोहा, जस्ता या सीसा?
तांबा। प्रकृति में तांबा मुक्त अवस्था तथा संयुक्त अवस्था दोनों में पाया जाता है। तांबा को उत्कृष्ट धातु कहा जाता है। यह एक संक्रमण तत्व है। आदि मानव द्वारा सबसे पहले तांबा का ही उपयोग किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा सदैव प्रकृति में सहज स्थिति में पाया जाता है? सोना, चांदी, सोडियम या तांबा? सोना। सोना स्वर्ण मुक्त अवस्था में पाई जाने वाली धातु है। इसका अयस्क कॉल्वेनाइट तथा सिल्वेनाइट है, जबकि एल्यूमिनियम का प्रमुख अयस्क बॉक्साइट, क्रायोलाइट, डायस्पोर, सीसा का अयस्क गैलेना, सिरुसाइट, एंग्लेसाइट, मेडलोकाइट। लोहा का अयस्क है मैग्नेटाइट, हेमाटाइट, सिडेराइट इत्यादि हैं। प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाने वाली धातु कौन सी है? चांदी, लोहा, सोना या जस्ता? सोना। प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाने वाली धातु है सोना। मोती मुख्य रूप से बना होता है कैल्शियम ऑक्जेलेट का, कैल्शियम सल्फेट का, कैल्शियम कार्बोनेट का या कैल्शियम ऑक्साइड का? मोती मुख्य रूप से बना होता है कैल्शियम कार्बोनेट का। मोती एक कठोर पदार्थ है जो मुलायम उत्तकों वाले जीवों द्वारा पैदा किया जाता है। रासायनिक रूप से मोती सूक्ष्म क्रिस्टलीय रूप में कैल्शियम कार्बोनेट है जो जीवों द्वारा सकेंद्रीय स्तरों में निक्षेप डिपॉजिट करके बनाया जाता है। लोहा किससे उद्धारित किया जाता है? आर्जेंटाइट, हेमेटाइट, सिंगरफ या मेलाकाइट से? लोहा किससे उद्धारित किया जाता है? हेमेटाइट से। कठोर जल से कपड़े अच्छे तरीके से साफ़ नहीं हो पाते हैं क्योंकि कठोर जल में लवण कम होते हैं जो सफाई की प्रक्रिया को बढ़ाते हैं। यह जल छूने में कठोर होता है। कठोर जल भारी होता है। साबुन जल में कणों पर जुड़ने के बजाय लवणों के साथ अभिक्रिया करके रकम का निर्माण करते हैं। कठोर जल से कपड़े अच्छे तरीके से साफ़ नहीं हो पाते हैं क्योंकि साबुन धूल में कणों पर जुड़ने के बजाय लवणों के साथ अभिक्रिया करके रकम का निर्माण करते हैं। निम्न में से एनायनिक डिटर्जेंट है ग्लिसरीन पामेटेट, सोडियम स्टीयरेट, सोडियम लॉरेल सल्फेट या सिटाइल ट्राइमेथिल अमोनियम ब्रोमाइड? निम्न में से एनायनिक डिटर्जेंट है सोडियम लॉरेल सल्फेट। जब एक नींबू को पानी से भरे कांच के गिलास में रखा जाता है तो वह अपने वास्तविक साइज से बड़ा प्रतीत होता है। यह निम्न में से किस घटना के कारण होता है? प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का विक्षेपण, प्रकाश का अपवर्तन या उपयुक्त में से कोई नहीं? ये प्रकाश का अपवर्तन है। प्रकाश का अपवर्तन जब प्रकाश की किरण एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाती है तो वह अपने प्रारंभिक मार्ग से विचलित हो जाती है। प्रकाश किरण के एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर अपने मार्ग से विचलित होने को अपवर्तन कहते हैं। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो प्रकाश किरण के मुड़ने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? व्यतिकरण, परावर्तन, अपवर्तन या प्रकीर्णन? अपवर्तन। प्रकाश की निम्नलिखित में से किस घटना के कारण जल से भरे बर्तन के पेंदे में रखा सिक्का ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है? परावर्तन, अपवर्तन, विवर्तन या व्यतिकरण? अपवर्तन। हमें वास्तविक सूर्योदय से कुछ मिनट पूर्व ही सूर्य दिखाई देने का कारण है प्रकाश का प्रकीर्णन, प्रकाश का विवर्तन, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन या प्रकाश का अपवर्तन? प्रकाश का अपवर्तन। तरण ताल स्विमिंग पूल में वास्तविक गहराई से कम गहरा दिखाई देता है। इसका कारण है अपवर्तन, परावर्तन, प्रकाश प्रकीर्णन या व्यतिकरण? अपवर्तन। रात में तारे झिलमिलाते हैं क्योंकि वे प्रकाश को रुक रुक कर उत्सर्जित करते हैं। तारों का वातावरण प्रकाश को रुक रुक कर अवशोषित करता है। पृथ्वी का वायुमंडल प्रकाश को रुक रुक कर अवशोषित करता है या वायुमंडल में वायु का अपवर्तनांक बदलता है? वायुमंडल में वायु का अपवर्तनांक बदलता है, इसलिए रात में तारे झिलमिलाते हैं। विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक है। विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक है वॉट।
रात में तारे झिलमिलाते हैं क्योंकि वायुमंडल में वायु का अपवर्तनांक बदलता है। वायुमंडल में वायु की विभिन्न परतों का अपवर्तनांक भिन्न भिन्न होता है। प्रकाश का अपवर्तन होता है जिसके कारण रात में तारे झिलमिलाते या टिमटिमाते हैं। एक माध्यम से दूसरे सघन से विरल की ओर माध्यम में जाने से प्रकाश की चाल बदल जाती है। वायुमंडल में वायु की विभिन्न घनत्व वाली परतें पाई जाती है। जब तारे से प्रकाश चलता है तो उसका विभिन्न परतों में लगातार अपवर्तन होता है। चूँकि वायु की परतें स्थिर नहीं होती, इसलिए यह महसूस होता है कि तारा भिन्न भिन्न समयांतरालों में भिन्न भिन्न स्थितियों में है। अर्थात तारा टिमटिमाते हुए दिखाई नहीं देते क्योंकि उनसे आने वाले प्रकाश की मात्रा अधिक होती है, जिससे वायुमंडल पर अधिक प्रभाव नहीं पड़ता। विद्युत शक्ति का SI मात्रक वॉट है। विद्युत शक्ति किसी विद्युत परिपथ में ऊर्जा के क्षय होने की दर को शक्ति कहते हैं। इसका मात्रक वॉट होता है। किलोवाट घंटा मात्रक अथवा यूनिट 1 किलोवाट घंटा मात्रक अथवा 1 यूनिट विद्युत ऊर्जा की वह मात्रा है जो कि किसी परिपथ में 1 घंटे में व्यय होती है, जबकि परिपथ में 1 किलोवाट की शक्ति हो। निम्न में से विद्युत शक्ति का मात्रक नहीं है। जूल पर सेकंड, वाट, किलोवाट घंटा, अश्वशक्ति, हॉर्स पावर। विद्युत शक्ति का मात्रक नहीं है, किलोवाट घंटा नहीं है। इलेक्ट्रिक आवेश के प्रवाह की दर का मात्रक है ओम, वोल्ट, म्यो या एम्पियर। इलेक्ट्रिक आवेश के प्रवाह की दर का मात्रक है एम्पियर। इनमें से विद्युत धारा की SI इकाई कौन सी है? ओम, एम्पियर, वोल्ट या फैराडे। वोल्ट नहीं, एम्पियर। विद्युत धारा की SI इकाई कौन सी है? एम्पियर। विद्युत का मात्रक या विद्युत की इकाई SI पद्धति में एम्पियर होती है। ओम विद्युत प्रतिरोध का मात्रक होता है। वोल्ट विद्युत विभव का मापक तथा कूलाम विद्युत आवेश का मात्रक होता है। विद्युत प्रतिरोध की इकाई होती है एम्पियर, वोल्ट, कूलाम, ओम। विद्युत ऊर्जा की व्यावसायिक इकाई है वाट घंटे, किलोवाट घंटे या किलो जूल। किलोवाट घंटे। विद्युत की मात्रा की अंतर्राष्ट्रीय मानक इकाई क्या है? एम्पियर, वोल्ट, कूलाम, ओम। कूलाम। विद्युत आवेश के प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं। आवेश दो प्रकार के होते हैं, धनात्मक आवेश व ऋणात्मक आवेश। विद्युत आवेश का SI मात्रक कूलाम है। कूलाम। निम्न में से कौन से विटामिन वसा में घुलनशील हैं? B12 एवं D, A एवं C, A एवं D या C एवं E। कौन से विटामिन वसा में घुलनशील है? A व D वसा में घुलनशील विटामिन है। विटामिन D कैल्सीफेरोल की कमी से होने वाला रोग है रतौंधी, बेरी, स्कर्वी या रिकेट्स। विटामिन D कैल्सीफेरोल की कमी से होने वाला रोग है रिकेट्स। सही सुमेलित नहीं है। विटामिन A रतौंधी, विटामिन B बेरी, विटामिन C वर्णांधता, विटामिन D रिकेट्स। सही सुमेलित नहीं है। विटामिन C वर्णांधता। विटामिन C से स्कर्वी रोग संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सा एक पशुजन्य रोग नहीं है? प्लेग, बेरी, रेबीज, सार्स। कौन सा एक पशुजन्य रोग नहीं है? बेरी एक पशुजन्य रोग नहीं है। भोजन में कौन से विटामिन की कमी से बेरी हो जाता है? B6, E, B1 या D2। B1 की कमी से बेरी हो जाता है। विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत पर्यावरण का अध्ययन किया जाता है? वर्गीकी, आकारिकी, आनुवांशिकी या पारिस्थितिकी। पारिस्थितिकी में किसी समुदाय के निर्जीव वातावरण तथा उसमें पाए जाने वाले जीवधारियों को सामूहिक रूप से पारितंत्र कहते हैं एवं इसके अध्ययन को पारिस्थितिकी, इकोलॉजी कहते हैं। इकोलॉजी अर्थात पारिस्थितिकी शब्द का
प्रथम प्रयोग सर्वप्रथम रिटर ने किया था, लेकिन इसको पूर्ण रूप से परिभाषित जर्मन आर्कियोलॉजी 1866 में जर्मन जीव वैज्ञानिक अर्नेस्ट हैकेल ने अपनी पुस्तक जनरल मॉर्फोलॉजी ऑफ ऑर्गेनिज्म में किया था। पारिस्थितिकी तंत्र इकोसिस्टम शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम A.G. टेंसले ने अपनी पुस्तक इकोलॉजी 1935 में किया। उल्लेखनीय है कि प्रोफेसर रामदेव मिश्रा ने भारत में पारिस्थितिकी और पर्यावरण विज्ञान की नींव रखी थी, अतः उन्हें भारतीय पारिस्थितिकी का जनक माना जाता है। शब्द पारिस्थितिकी तंत्र को सर्वप्रथम दिया ओडम, आर मिश्रा, क्लीमेंट, A.G. टेंसले ने। भारतीय पारिस्थितिकी के जनक कौन है? रमन सुकुमार, रामदेव मिश्रा, M. शरद कुमार या माधव गौड़गे। भारतीय पारिस्थितिकी के जनक है रामदेव मिश्रा। शब्द पारिस्थितिकी को सर्वप्रथम दिया ब्राउन ने, अरस्तु ने, रिटर ने या खुराना ने। रिटर ने। प्रकृति की क्रियाशील इकाई कहलाती है वायुमंडल, जैवमंडल, पारितंत्र या पर्यावरण। पारितंत्र। प्रकृति की क्रियाशील इकाई पारितंत्र। पर्यावरण के जैविक घटक हैं पौधे, पहाड़, मैदान, नदियाँ। पर्यावरण के जैविक घटक हैं पौधे। होमो सेपियंस किसका वैज्ञानिक नाम है? बाघ, मेंढक, मनुष्य, गुलाब। मनुष्य का। होमो सेपियंस मनुष्य का वैज्ञानिक नाम है। मेंढक का वैज्ञानिक नाम राना टिग्रिना है। बाघ का वैज्ञानिक नाम पैंथेरा टाइग्रिस है तथा गुलाब का वैज्ञानिक नाम रोजा साइनेंसिस है। कौन सा मानव नवीनतम समझा जाता है? हिडेलबर्ग, क्रो-मैग्नन, पिल्टडॉन या निएंडरथल। क्रो-मैग्नन। क्रो-मैग्नन मानव के अस्थिपंजर फ्रांस में मिले हैं। यह होमो सेपियंस जाति का था तथा इसका शरीर वर्तमान मानव से काफ़ी मिलता जुलता था। यह शिकार करने तथा मछली पकड़ने में निपुण था। इसके 34,000 से 36,000 वर्ष पुराने अवशेष मिले हैं। सबसे ज़्यादा दिमागी क्षमता निम्न में से किस मानव जीवाश्म में पाई जाती है? क्रो-मैग्नन, निएंडरथल, जावा या पेकिंग। निएंडरथल में। निएंडरथल मानव होमो वंश का एक विलुप्त सदस्य है। जर्मनी में निएंडर की घाटी में इस आदिमानव की कुछ हड्डियां 1856 ईस्वी में मिली थी, इसलिए इसे निएंडरथल मानव का नाम दिया गया है। मैमथ पूर्वज है कुत्ते का, घोड़े का, ऊंट का या हाथी का। मैमथ हाथी का पूर्वज है। मैमथ हाथी का पूर्वज है जो साइबेरियन रूस में मिला है। किस देश से डोडो पक्षी विलुप्त हो गया? ब्राज़ील, भारत, पेरू, मॉरिशस। डोडो पक्षी मॉरिशस से विलुप्त हो गया है। डोडो पक्षी अपने सुंदर पंखों के कारण मॉरिशस से विलुप्त हो गया। ऑर्कियोप्टेरिक्स किन वर्गों के प्राणियों के बीच की योजक कड़ी है? उभयचर व पक्षी, सरीसृप व पक्षी, सरीसृप व स्तनधारी या पक्षी व स्तनधारी। सरीसृप व पक्षी के बीच की कड़ी ऑर्कियोप्टेरिक्स है। सरीसृप तथा एविज यानी पक्षी वर्ग के बीच योजक कड़ी है ऑर्कियोप्टेरिस, जो विलुप्त होने की कगार पर है। सजीव एवं निर्जीव के बीच योजक कड़ी है वायरस। पादप एवं जंतु के बीच योजक कड़ी है युग्लिना। एनिलिडा और अर्थ्रोपोडा संघ के बीच योजक कड़ी है पेरिपेटस। एनिलिडा और मोलस्का संघ के बीच योजक कड़ी है नियोपिलाइना। किसी वस्तु का संवेग परिभाषित किया जा सकता है। संवेग बराबर बल बटा क्षेत्रफल, संवेग बराबर दाब इंटू क्षेत्रफल, संवेग बराबर द्रव्यमान इंटू वेग या संवेग बराबर द्रव्यमान बटा वेग। वस्तु का संवेग परिभाषित किया जा सकता है। संवेग बराबर द्रव्यमान इंटू वेग, p बराबर mv। किसी गतिशील वस्तु के द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को कहा क्या जाता है? संवेग कहा जाता है। पराश्रव्य तरंगें होती हैं
20,000 हर्ट्ज से अधिक आवृत्ति की अनुदैर्घ्य तरंगें, 20,000 हर्ट्ज से अधिक आवृत्ति की अनुप्रस्थ तरंगें, या 1,000 से 10,000 हर्ट्ज आवृत्ति की अनुदैर्घ्य तरंगें, या 1,000 से 10,000 हर्ट्ज आवृत्ति की अनुप्रस्थ तरंगें। पराश्रव्य तरंगें होती हैं पराश्रव्य तरंगें होती हैं 20,000 हर्ट्ज से अधिक आवृत्ति की अनुदैर्घ्य तरंगें। पराश्रव्य तरंगें वे अनुदैर्घ्य तरंगें यांत्रिक तरंगें हैं जिनकी आवृत्ति 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है। मनुष्य के कान इन तरंगों को नहीं सुन सकते, लेकिन कुछ जंतु जैसे कुत्ता, बिल्ली, चिड़िया, चमगादड़, डॉल्फिन आदि इन तरंगों को सुन सकते हैं। पराश्रव्य तरंगों के उपयोग हैं। चमगादड़ उड़ते समय स्वयं इन तरंगों को उत्पन्न करते हैं। ये तरंगें जब किसी वस्तु से टकराती हैं तो इन वस्तुओं से परावर्तित होकर पुनः चमगादड़ द्वारा ग्रहण कर ली जाती हैं, जिससे उसे सामने स्थित अवरोध का पता चल जाता है तथा वह इनसे अपनी रक्षा करता हुआ रात्रि में उड़ता है। रुधिर रहित ऑपरेशन, ट्यूमर पता लगाने, दांत को निकालने आदि में इनका प्रयोग किया जाता है। कीमती कपड़ों, वायुयान घड़ियों के पुर्जों, कल कारखानों की चिमनियों से कालिख को साफ करने में भी इनका उपयोग किया जाता है। अपने उड़ान पथ में अवरोधकों की पहचान करने के लिए चमगादड़ निम्नलिखित तरंगों में से कौन सी एक का उपयोग करते हैं? अवरत तरंगे, रेडियो तरंगे, पराश्रव्य तरंगे या सूक्ष्म तरंगे? पराश्रव्य तरंगों का। हवा में पराश्रव्य तरंगों की चाल हवा में श्रव्य ध्वनि तरंगों की चाल से बहुत कम होती है, बहुत अधिक होती है, या हवा में प्रकाश तरंगों की चाल से अधिक होती है, हवा में श्रव्य ध्वनि तरंगों की चाल के समान होती है। हवा में पराश्रव्य तरंगों की चाल हवा में श्रव्य ध्वनि तरंगों की चाल के समान होती है। किसके द्वारा आनुवांशिकता के विज्ञान को आनुवांशिकी जेनेटिक्स कहा गया? ग्रेगर मेंडल, सी कॉरेंसन, एच जे मूलर या डब्ल्यू बैटसन? डब्ल्यू बैटसन को आनुवांशिकी के विज्ञान को आनुवांशिकी जेनेटिक्स कहा डब्ल्यू बैटसन ने। आनुवांशिक लक्षणों की पीढ़ी दर पीढ़ी संचरण की विधियों और कारणों के अध्ययन को आनुवांशिकी कहते हैं। डब्ल्यू बैटसन ने 1905-6 ईस्वी में सर्वप्रथम जेनेटिक्स अथवा आनुवांशिकी शब्द का उपयोग किया था। आनुवांशिकी के जनक किसे कहा जाता है? F.H.C. क्रिक, G.J. मेंडल, कैरोलस लीनियस या बीरबल साहनी? आनुवांशिकी के जनक कहा जाता है G.J. मेंडल को। जीन शब्द किसने बनाया था? T.H. मॉर्गन ने, W.L. जॉनसन ने, G. मेंडेल ने या D. ब्रिज ने? जीन शब्द किसने बनाया था? W.L. जॉनसन ने जीन शब्द बनाया। जीन जीवित प्राणियों की आनुवांशिक इकाई होती है। जीन शब्द की खोज W.L. जॉनसन ने की थी। आनुवांशिकता का नियम ग्रेगर जॉन मेंडल ने वर्ष 1866 ईस्वी में प्रतिपादित किया था, इसलिए इन्हें आधुनिक आनुवांशिकी का पिता कहा जाता है। उन्होंने प्रयोग के लिए उद्यान मटर को चुना था। मानव में गुणसूत्रों के कितने युग्म पाए जाते हैं? 23, 26, 33 या 36? मानव में गुणसूत्रों के कितने युग्म पाए जाते हैं? मानव गुणसूत्रों के 23 युग्म पाए जाते हैं। क्रोमोसोम का नामकरण वॉल्डेयर ने किया था। मनुष्य में क्रोमोसोम की संख्या 46 होती है। मनुष्य में 23 जोड़ी 46 गुणसूत्र होते हैं। 22 जोड़ी गुणसूत्र स्त्रियों और पुरुषों में समान और अपने अपने समजात होते हैं। इन्हें स्वजात गुणसूत्र या ऑटोसोम कहते हैं। 23वीं जोड़ी के गुणसूत्र स्त्रियों और पुरुषों में भिन्न होते हैं, जिसे विषमजात गुणसूत्र या एलोसोम कहते हैं। लिंग निर्धारण में इसकी अहम भूमिका होती है। स्त्रियों में XX तथा पुरुषों में XY एलोसोम पाए जाते हैं। जब XX क्रोमोसोम का युग्मनज होता है तो इससे बनने वाली संतान लड़की होती है और XY क्रोमोसोम के युग्मनज से लड़का होता है।
एक अनिषेचित मानव अंडे में सामान्यतः एक क्रोमोसोम होता है। गुणसूत्र कोशिका के केंद्रक में धागे के आकार की भांति होते हैं। गुणसूत्र ही आनुवांशिक गुणों को माता पिता से संतानों में युग्मकों के माध्यम से स्थानापन्न करते हैं। मानव शरीर कोशिकाओं से बना होता है और इन कोशिकाओं में गुणसूत्र या क्रोमोसोम्स होते हैं। मानव कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या होती है 20, 36, 46 या 96। 46। मनुष्य में ऑटोसोम के जोड़े होते हैं 18, 22, 21 या 23। मनुष्य में ऑटोसोम के जोड़े होते हैं 22। एक अनिषेचित मानव अंडे में सामान्यतः होता है एक एक्स क्रोमोसोम, एक वाई क्रोमोसोम, एक एक्स और एक वाई क्रोमोसोम या 2 एक्स क्रोमोसोम। एक अनिषेचित मानव अंडे में सामान्यतः होता है एक एक्स क्रोमोसोम। एक मानव कायिक कोशिका में गुणसूत्र होते हैं 23, 46, 50 या 28। 46। एक सामान्य मानव नर में गुणसूत्र गठन होगा 46 + XY, 46 + 44 + XY, 42 + XX या 44 + XX। तो एक सामान्य मानव नर में गुणसूत्र का गठन होगा 44 + XY। मानव में अलिंग गुणसूत्रों की संख्या होती है 46, 42, 44 या 40। मानव में अलिंग गुणसूत्रों की संख्या होती है 44। रक्तचाप, लार आना तथा वमन इत्यादि अनैच्छिक क्रियाएं मस्तिष्क के किस भाग द्वारा नियंत्रित होती हैं? मध्य मस्तिष्क, मेडुला, हाइपोथैलेमस या प्रमस्तिष्क? मेडुला द्वारा नियंत्रित होती है। मेडुला ऑब्लोंगेटा शरीर की अनैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है। प्रतिवर्ती रिफ्लेक्स क्रियाओं का नियंत्रण किसके द्वारा किया जाता है? मस्तिष्क, मेरुरज्जु तंत्रिकाएं या कोशिकाओं द्वारा? मेरुरज्जु द्वारा। ऐसी अनैच्छिक दैहिक प्रतिक्रियाएं जिस पर प्रमस्तिष्क का कोई नियंत्रण नहीं होता है उसे प्रतिवर्ती रिफ्लेक्स या प्रतिक्षेपी प्रतिक्रिया कहते हैं। इसका नियंत्रण केंद्र मेरुरज्जु स्पाइनल कॉर्ड होता है। उदाहरण जैसे हमारी किसी अंगुली पर पिन या अन्य नुकीली वस्तु से चुभ जाना, अचानक पैर के नीचे सांप का आ जाना इत्यादि। न्यूरॉन क्या होता है? ऊर्जा की आधारभूत इकाई, रेडियोधर्मिता के दौरान निर्मुक्त कण, न्यूट्रॉन के प्रतिकण, तंत्रिका तंत्र की आधारभूत इकाई। न्यूरॉन क्या होता है? तंत्रिका तंत्र की आधारभूत इकाई न्यूरॉन है। तंत्रिका कोशिका छमंतवद तंत्रिका तंत्र में स्थित एक उत्तेजनीय कोशिका है। इस कोशिका का कार्य मस्तिष्क से सूचना का आदान प्रदान और विश्लेषण करना है। यह कार्य एक विद्युत रासायनिक संकेत के द्वारा होता है। निम्न में से कौन मनुष्य मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है? महासंयोजक पिंड, प्रमस्तिष्क, अनुमस्तिष्क या मस्तिष्क स्तंभ? प्रमस्तिष्क मनुष्य मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है। मानव में स्मृति से संबंधित मस्तिष्क का भाग है कण, प्रमस्तिष्क, यकृत या वृक्क। यकृत स्मृति से संबंधित मस्तिष्क का भाग प्रमस्तिष्क है। प्रमस्तिष्क। यौन संचारित रोग का उदाहरण है टीबी, कैंसर, गोनेरिया, निमोनिया। यौन संचारित रोग का उदाहरण है गोनेरिया। बैक्टीरिया जनक संक्रामक रोग जिसका संक्रमण लैंगिक जनक संपर्क से होता है? एड्स, उपदंश, सुजाक में से? उपदंश और सुजाक रोग संक्रमण लैंगिक संपर्क से होता है। उपदंश और सुजाक। एड्स वायरस जनित रोग है। न्यूमोनिया का रोग जनक है जीवाणु, कवक, प्रोटोजोआ, विषाणु? जीवाणु। निमोनिया डिप्लोकोकस न्यूमोनी नामक जीवाणु से होता है। इस रोग में फेफड़ा प्रभावित होता है। इसमें सूजन आ जाती है। रोगी को तेज बुखार तथा सांस लेने में कठिनाई होती है। कौन से जीवाणु से मानव में प्लूरिसी रोग होता है?
माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, कोरेनेबैक्टीरियम डिप्थेरियाई, माइकोबैक्टीरियम लेप्री या नेसेरियाई गोनेरियाई। प्लूरिसी रोग होता है माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस से। प्लूरिसी फेफड़ों संबंधित बीमारी जिसमें सीने में तेज दर्द होता है एवं तपेदिक टीबी नामक रोग माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस जीवाणु द्वारा होता है। इसे यक्ष्मा भी कहा जाता है। इसकी खोज रॉबर्ट कॉच ने की थी, इसलिए इसके लिए बीसीजी का टीका लगाया जाता है। स्वास्थ्य संस्थान में जन्म लेने वाले सभी बच्चों की बीसीजी टीका और पोलियो की अतिरिक्त खुराक 0 डोज जन्म के समय दी जाती है। शिशुओं को बीसीजी का टीका 1.5 माह की आयु पर लगता है। बीसीजी वैक्सीन किससे प्रतिरक्षा के लिए दिया जाता है? हेपेटाइटिस, पीलिया, यक्ष्मा या मलेरिया? यक्ष्मा। बिच्छू डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? टार्ट्रिक अम्ल, ऑक्सैलिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल या मेथेनोइक अम्ल? बिच्छू डंक में मेथेनोइक अम्ल पाया जाता है। बिच्छू के डंक में फार्मिक अम्ल, हिस्टामाइन और अन्य रसायन होते हैं। फार्मिक अम्ल को मेथेनोइक अम्ल के रूप में भी जाना जाता है। निम्नलिखित में से किसमें लॉरिक एसिड होता है जिसका उपयोग कुछ संक्रमणों के इलाज के लिए किया जाता है और मॉइस्चराइजिंग क्रीम के निर्माण में भी किया जाता है? मक्खन, सरसों का तेल, जैतून का तेल या नारियल का तेल? नारियल के तेल में। लॉरिक एसिड फैटी एसिड का एक विशिष्ट प्रकार है जो मां के दूध के बाद नारियल तेल में पाया जाता है। जब सल्फ्यूरिक अम्ल अंडे के खोल के साथ अभिक्रिया करता है तो वह कौन सी गैस उत्पन्न करता है? हाइड्रोजन गैस, नाइट्रोजन गैस, कार्बन मोनोऑक्साइड या कार्बन डाइऑक्साइड गैस? कार्बन डाइऑक्साइड गैस। अंडे के पिसे हुए कवच में कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 होता है जो सल्फ्यूरिक अम्ल से क्रिया करके CO2 उत्पन्न करता है। एक्वारेजिया अम्लराज बनाया जाता है। सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तथा सांद्र नाइट्रिक अम्ल को 3:1 के अनुपात में मिलाकर एक्वारेजिया अम्ल बनाया जाता है। एक्वारेजिया शक्तिशाली अम्ल है। लैटिन भाषा में इसका अर्थ है रॉयल वाटर। 3 भाग सांद्र HCl प्लस 1 भाग सांद्र HNO3 का मिश्रण एक्वारेजिया के नाम से जाना जाता है। यह चांदी तथा स्वर्ण को पृथक करने में प्रयुक्त किया जाता है। फिनोल्फ्थलीन क्षारीय माध्यम में घोल को किस रंग में बदल देता है? गुलाबी, पीला, लाल या भूरा? गुलाबी में। फिनोल्फ्थलीन का उदासीन रंग रंगहीन होता है। फिनोल्फ्थलीन सूचक अम्लीय विलयन में रंगहीन रहता है। फिनोल्फ्थलीन सूचक क्षारीय विलयन में गुलाबी रंग उत्पन्न करता है।